व्हाट इज़ रॉकेट साइंस? रॉकेट साइंस होता क्या है? क्या वो डिफ़िकल्ट होता है या फिर वो ईज़ी होता है? तो अगर हम बात करें तो लोग ज़्यादातर रॉकेट साइंस को मुश्किल ही बताते हैं। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो बोलते हैं कौन सा इसमें रॉकेट साइंस है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही। मगर क्या रॉकेट साइंस ऐसी डिफ़िकल्ट होती है? तो रॉकेट साइंस हमारी डिफ़िकल्ट नहीं होती, वो कन्फ्यूजिंग होती है। तो ये रॉकेट साइंस की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सबसे पहले हम जानते हैं थ्रस्ट कहाँ से आया। और मेरा नाम है अंश, आप देख रहे हैं साइंस बैट, सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हम सबसे पहले शुरू करते हैं रॉकेट्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो कहाँ से आए। तो रॉकेट्स बेसिकली थ्रस्ट पे चलते हैं। और थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? थ्रस्ट का सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया था आर्किटेक्ट्स से। आर्किटेक्ट्स वो आर्किटेक्ट्स ने एक ऐसा पिजियन बनाया था जो कि स्टीम इंजन से पावर था, मतलब कि वो स्टीम की वजह से उड़ता था। और फिर उसके कुछ समय बाद हमारे फर्स्ट सेंचुरी में आए हमारे हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जिन्होंने बनाया हीरो इंजन, जो कि एक स्फेरिकल शेप में एक ऑब्जेक्ट था जिसमें पानी जाता था और उसमें दो ट्यूब्स बाहर जाती थी। और वो फिर बाद में मुड़ते थे, जहाँ से जब नीचे पानी गर्म होता तो फिर वो गर्म होता और वो भाप बनता और वो उससे निकलता प्रेशराइज फॉर्म में और वो उस व्हील को घुमाता। इसको वजह से पहले के ज़माने में लोग समझाते थे कि कैसे थ्रस्ट काम करता है। ये तो बात हुई कैसे हमारा नॉर्मल थ्रस्ट शुरू हुआ, मगर कब रॉकेट्स बनना, यानी कि रॉकेट्स का कैसे शुरुआत हुई? तो सबसे पहले रॉकेट्स का जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, ये वैसे चाइना जो था उसने यूज़ किया था, मगर उसने अपने वेपन्स को बनाने के लिए यूज़ किया था रॉकेट्स को। उन्होंने बनाया था गन पाउडर, प्रोपेलेंट, एयर एरोस और फायर एरोस। उसमें उन्होंने एक बैम्बू स्टिक लिया और स्पेयर्स लिए। उस बैम्बू स्टिक को खोखला करके उसके अंदर उन्होंने गन पाउडर डाला, क्योंकि तब तक गन पाउडर की आविष्कार हो चुका था, क्योंकि वो टाइम था 1969 एडी का। उसमें गन पाउडर डाला और उसको ब्लास्ट किया। वैसे इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो 904 से ही चल रहे थे और अभी 969 चल रहा था। उसकी वजह से जो हमारा रॉकेट्स थे और कह सकते हैं एरोस थे, वो उड़ जाते थे। कई सारे फेल हुए, कई सारे काम करे। फिर उन्होंने इसको थोड़ा सा और एम्पलीफाई किया। फिर उन्होंने इसको नाम दिया गन पाउडर प्रोपेल्ड फायर एरोस और एयर एरोस। और फिर उन्होंने इसको लड़ाई में यूज़ किया मंगोलियंस के खिलाफ। और वैसे भी कई सारे लोगों ने कई सारी लड़ाइयों में इसको यूज़ किया है। जिसकी हम यहाँ पे अपने इंडिया की बात ले सकते हैं। टीपू सुल्ताना ने अपने एंग्लो मैसूल वॉर्स में इसे इस्तेमाल किया है। लगभग 1978 यानी कि लगभग 18th सेंचुरी के लगभग अराउंड। और जो हमारा सबसे पहले इस रॉकेट को बनाने का जो था वो था कि इसको हम एक वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको फुल्ली वेपनाइज्ड बनाया था हमारे डच मिलिट्री ने, जब इन्होंने इसको 1650 में एम्पलीफाई करके एक पावरफुल रॉकेट बनाया जिससे वो हमला कर सकते थे। और तब तक, अब जब तक 17 से 18 सेंचुरी आ गया था, तब तक सबको लगा था कि रॉकेट्स एक वेपन है। मगर फिर हमारे सियोल कैलोस्की आते हैं, जो कि हमारे सबसे पहले कॉन्सेप्ट देते हैं लिक्विड फ्यूल से मदद से इंजन बनाए, लिक्विड फ्यूल के ऊपर बेस्ड इंजन्स बनाए जिससे वो रॉकेट्स को उड़ा सके और वो स्पेस में जा सके। और तब वो एक थ्योरिस्ट थे, रशियन थ्योरिस्ट, तो उनके बाद तब तक ज़्यादा मानी नहीं गई, मगर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था। और फिर हमारे 1926 में मार्च 16 को हमारे डॉक्टर रॉबर्ट ने, जो कि अमेरिका के एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ये पहला एक सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च किया। और फिर ये नाम उनके तरफ चला गया। और यहाँ से पहले ही शुरू हुआ हमारे रॉकेट्स बनाने का सिलसिला। और फिर धीरे करते करते सभी के सभी कंट्रीज़ ने अपने अपने स्पेस एजेंसीज बनाए, रॉकेट्स बनाए। मगर हम रॉकेट्स समझते हैं, रॉकेट्स हैं क्या? रॉकेट्स कैसे बेसिक प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं? रॉकेट्स के पास बेसिकली 4 मेन पार्ट्स होते हैं और 4 मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर वो सब एकदम बढ़िया से रहा तो फिर हमारा रॉकेट आसमान में जा सकता है। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चरल सिस्टम से। फिर उसके बाद हम जाएंगे अपने पेलोड सिस्टम पे। फिर हम जाएंगे अपने गाइडेंस सिस्टम पे। फिर हम जाएंगे अपने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मेन प्रोपल्शन सिस्टम पे।
ताकि रॉकेट प्रॉपर हो सके। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे स्ट्रक्चर सिस्टम से। जो उसका रॉकेट का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो एरोडायनामिकली अच्छा होना चाहिए, ताकि वो सभी के सभी ड्रैग और फ्रिक्शन को पार करके ऊपर जा सके। और उसके ऊपर कम ड्रैग लगेगा तो कम फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ेगा और ज़्यादा स्पीड की एफिशिएंसी भी मिलेगी। इसकी वजह से पैसे बचेंगे। और एरोस्पेस में पैसे अगर हमने थोड़ा सा भी चेंज लाया तो बहुत सारे पैसे बच सकते हैं, और यही साइंटिस्ट चाहते भी हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे वैसे भी इंडिया ही है, क्योंकि जो मिशन प्रोजेक्ट्स हमारे अमेरिका लगभग 40,000 करोड़ में बनाता है, वो इंडिया लगभग 400 करोड़ में बना लेता है। तब हम इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। और फिर हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उसको लाइट वेट होना चाहिए, क्योंकि अगर लाइट वेट नहीं होगा तो उसका वेट ज़्यादा होगा और उसके फेल के प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाएंगे। जितना कम वेट होगा तो उतना ज़्यादा वो उसका चांसेस बढ़ेंगे कि वो सक्सेसफुल हो। और इसके लिए हमारे पास 2 स्पेशल मेटल्स हैं जिनको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक जो बहुत कॉमन है एल्यूमिनियम। हाँ, एल्यूमिनियम जो कि अर्थ के क्रस्ट में बहुत ज़्यादा कॉमन है, मगर पूरे धरती पे इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, मगर क्रस्ट पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। और जो कि हमें बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी होता है, लगभग वो हमारे स्टील से 2.7 टाइम्स कम भारी होता है, 2.7 से लेकर 2.5 टाइम्स। और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी हमारे स्टील के लगभग आधा होती है, जो कि बहुत प्रोवाइड कराता है उसे स्ट्रेंथ, मगर वो इतना ज़्यादा लाइट वेट भी होता है। और कई बार तो कई एल्यूमिनियम एलॉयस बनाए जाते हैं जो कि कई सारे स्ट्रेंथ को कर लेते हैं, और कई बार तो वो स्टील के बराबर भी बना जाते हैं। जैसे कि हमारे हो गए एल्यूमिनियम एलॉय 2024, और हमारे हो गए एल्यूमिनियम एलॉय 7075। तो ये तो बात रही हमारे एल्यूमिनियम की। और दूसरा मेटल टाइटेनियम, शायद से आपने कभी ना कभी नाम इसका सुना होगा। टाइटेनियम बहुत कम उसका होता है हमारा, उसका मतलब वो लगभग स्टील को भी कई बार सरपास कर जाता है। और जो हमारे टाइटेनियम होता है उसकी डेंसिटी स्टील से लगभग आधा होता है, और वो बहुत ज़्यादा हाई हीट बेयरिंग कैपेसिटी भी रखता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। और वो स्टील से भी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, लगभग 1660 टेम्परेचर तक होता है, डिग्री सेल्सियस तक होता है उसका। इसकी वजह से वो कई सारे हीट को झेल पाता है। हाँ, मगर कोई भी नॉर्मल एलिमेंट इतना हीट नहीं झेल पाएगा जितना जब लॉन्च होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो लॉन्च होता है तो फ्रिक्शन की वजह से उसका टेम्परेचर 1600 डिग्री से भी सरपास कर जाता है। माना कि टाइटेनियम इतना ज़्यादा होता है, मगर एल्यूमिनियम तो नहीं होता, और अंदर वाले पार्ट्स भी जल जाएंगे, क्योंकि टाइटेनियम एक इंसुलेटर की तरह काम नहीं कर सकता है, वो एक कंडक्टर है। तो इसके लिए बाहर लगाए जाते हैं हमारे इंसुलेटर्स के पाइप्स और प्रोटेक्शंस, जिसकी हीट रेजिस्टिव टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, और मोस्ट कॉमनली सिलिका ट्यूब्स, जो कि हीट को धीरे धीरे पास करते हैं, क्योंकि वो इंसुलेटर्स होते हैं। और सिलिका वन ऑफ द बेस्ट इंसुलेटर में से आता है। ये तो बात हो गई अपने रॉकेट के बाहर के स्ट्रक्चर की। अब आते हैं पेलोड सिस्टम पे। जो पेलोड सिस्टम होता है वो उसमें देखते हैं कि क्या क्या चाहिए। जैसे कि अगर कोई हमें स्पेस में कम्युनिकेशन कर चाहिए तो हम सैटेलाइट भेजेंगे। अगर हमें स्पेस में रिसर्च करनी है तो हम ह्यूमंस को भेज सकते हैं। अगर हमें कुछ सामान ट्रांसपोर्ट कराना है तो कार्गो। और अगर कहीं किसी और प्लैनेट पे मिशन करना है तो उसमें भी इंसान को भेज सकते हैं, मगर ज़्यादातर प्रोब्स को भेजा जाता है। और ये तो हो गई अपने पेलोड की बात। अब हम पहुँचते हैं अपने दूसरे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पे, जो कि है गाइडेंस सिस्टम। क्योंकि अगर रॉकेट को गाइडेंस नहीं मिलेगा तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो इसमें कुछ कंप्यूटर्स होते हैं जो कि उसे गाइड करते हैं कि कहाँ पे जाना है उसे। कुछ सेंसर्स होते हैं जो कि उसे हेल्प करते हैं कि उसका कितना उसमें चेंजेस आ रहे हैं, कितना वो मुड़ रहा है, और वो कितना ज़्यादा अपने ओरिजिनल डेस्टिनेशन से दूर है। और फिर अपने आता है रेडार्स, जो कि उसे आने वाले सामने वाली चीज़ों के बारे में अलर्ट कर देता है। और फिर अपने आता है कम्युनिकेशन सिस्टम्स, जो कि उसे हमारे जो स्पेस सिस्टम्स होते हैं, स्पेस सेंटर्स होते हैं, उनसे कांटेक्ट करने में मदद करता है। क्योंकि हर चीज़ नीचे से ऊपर से कंट्रोल नहीं की जा सकती है, तो उसमें ये मदद करते हैं। और फिर अब आपको पता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पे, हमारा रॉकेट का प्रोपेलेंट सिस्टम, जिसके बदौलत ही हमारा रॉकेट आसमान में उड़ पाता है। तो सबसे पहले इसमें यूज़ होता है एक फ्यूल का टैंक, जो कि एक फ्यूल होता है जिसमें ज़्यादातर कॉमनली यूज़ किया जाता है AP1
केरोसिन, मोस्ट कॉमनली लिक्विड हाइड्रोजन, और आजकल नया नया निकला लिक्विड मीथेन, जो कि एलोन मस्क के स्पेस एक्स में इस्तेमाल होता जाता है। और जो हमारा ऑक्सीडाइजर होता है उसमें यूज़ किया जाता है लिक्विड ऑक्सीजन को, लॉक्स, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। और फिर इसको जाता है एक कंबसन चेंबर में, जहाँ पे इसको इग्नाइट किया जाता है और रिएक्ट किया जाता है, और इससे बहुत सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है और बहुत सारा मास एक्सेलरेट होता है और बहुत ज़्यादा स्पीड से एक्सेलरेट होता है। उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हमारा रिएक्शन होता है, और इस एनर्जेटिक रिएक्शन की बदौलत हमारा रॉकेट उड़ पाता है। क्योंकि जैसे कई साल पहले हमारे न्यूटन बता के गए हैं, एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसकी वजह से रॉकेट उड़ता है, नीचे मास को एक्सेलरेट करता है, उतनी ही तेज़ी से हमारा जो ग्राउंड होता है वो रॉकेट को एक्सेलरेट करता है ऊपर की तरफ। और मगर यही नहीं है, हमारा रॉकेट जो होता है वो इतना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है, लगभग 200 डेसिबल्स तक, जो कि हमारे रॉकेट के ऊपर ज़मीन से बाउंस बैक होके उसे तोड़ सकता है, उसको तोड़ के पूरा का पूरा ख़त्म कर सकता है। तो इसके लिए अगर आपने देखा होगा तो कई बार हमारे जो रॉकेट्स होते हैं उसके लॉन्चिंग के समय वहाँ पे कुछ रॉकेट सिस्टम्स होते हैं जो कि नीचे वहाँ पे पानी के रिसोर्सेज होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे कंट्रोल रहता है और पानी को वहाँ पे रखा जाता है ताकि वो साउंड को बाउंस बैक होके वापस ना आने दे, तो वो उसके ऊपर बाउंस बैक होके आ ना सके और उसे वो तोड़ ना सके। तो ये तो बात आ रही है लिक्विड प्रोपेल्ड की, मगर क्या इलेक्ट्रिसिटी से हम उड़ा सकते हैं रॉकेट को? तो इसका आंसर है पार्शियली हाँ, मगर रॉकेट्स को ज़मीन से उड़ाने के लिए हाई थ्रस्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी लो थ्रस्ट बनाता है, मगर स्पेस में लो थ्रस्ट होता है। और जो हमारे जो लिक्विड फ्यूल्स होते हैं वो मास को एक्सीलरेट करते हैं, और जितना ज़्यादा मास होता है उतना ज़्यादा तेज थ्रस्ट बनता है। मगर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स का लगभग मास ही नहीं होता, अप्रॉक्सीमेटली वो बहुत कम मास वाले होते हैं। उसकी वजह से ज़्यादातर लॉन्च के समय यूज़ किया जाता है हमारे लिक्विड प्रोपेलेंट्स को, और स्पेस में जहाँ पे ज़्यादा थ्रस्ट नीचे होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक आयन इंजन्स को, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक चल भी पाते हैं और वो बहुत एफिशिएंटली चल पाते हैं। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कीजिएगा। तब मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में।